सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आए और किस तरह से क्या क्या हुआ कि उन लोगों ने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जो हमने एंड किया था वो कहाँ पे किया था कि उन लोगों को लॉस हो गया था, उनको पैसों की जरूरत थी। फिर वो क्वीन के पास गए। ठीक है। उन्होंने बदले में क्या बोला कि हमें कुछ रेगुलेटिंग एक्ट चाहिए, मतलब कि हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे। ठीक है। और वही फिर क्या बन गए, रेगुलेटिंग एक्ट्स। और अब हमें उन्हीं एक्ट्स को पढ़ना है कि उनमें क्या कुछ था। ठीक है। तो हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या थे। बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट्स जो थे कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रहे थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके अफेयर्स को, यानी वो जो काम धंधे कर रहे थे यहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए थे बेसिकली ये। और वो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला था कि हम हर 20 ईयर्स में इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है। सो बेसिकली हर 20 ईयर्स में ये जो भी, जैसे अब एक बार एक्ट दे दिया, फिर 20 ईयर्स बाद, जैसे पहले फर्स्ट जो है वो 1773 में आया, फिर 20 ईयर्स बाद 1793 में फिर से कुछ चेंजेस हुए उसमें, फिर 1830 में कुछ और चेंजेस हुए। ऐसे ऐसे हर 20 ईयर्स में वो लोग इनको रिवाइज करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है। ये था रेगुलेटिंग एक्ट्स। अब हमें इनको पढ़ना है एक एक करके कि इनमें था क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था। सो बेसिकली पहले जो है 1773 से पहले 3 जोन्स थे जो कि पावर में थे। ठीक है। 3 जोन थे। जैसे हमारी पूरा इंडिया है ना, तो उसको 3 जोन्स में बांट रखा था। एक बंगाल था, एक मद्रास था और एक बॉम्बे था। ठीक है। 3 जोन में थे और ये 3 पावर्स थी बेसिकली। ठीक है। ठीक है। और इनका एक एक अपना गवर्नर था। तो बेसिकली बंगाल जो था उसका अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग था और बॉम्बे का अलग था। ठीक है। तो 3 ऐसे मान लो कि 3 सेंटर है। ठीक है। जैसे अब हमारा क्या है, एक ही सेंटर है। ठीक है। जो मतलब एक ही सेंटर है जहां से पूरी कंट्री रन हो रही है। उस टाइम पे ऐसा मान लो कि 3 सेंटर थे। ठीक है। और तीनों का अपना अपना गवर्नर था। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये अपनी मर्जी से काम करते थे, ये एक दूसरे पे कुछ भी डिपेंड नहीं थे। तो ये इंडिपेंडेंट थे। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो इनकी जो गवर्नेंस थी, यानी जो ये गवर्न कर रहे थे, वो डिसेंट्रलाइज थी। अब यहाँ पे समझ लो कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रलाइज मतलब कि एक ही सेंटर है, जैसे कि एक ही जगह से काम हो रहा है, यानी क्या सारी पावर एक ही उसके हाथ में है। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि अब 3 है ना, तो तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये एक ही थोड़ी है। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। तो इनकी जो गवर्नेंस थी वो डिसेंट्रलाइज थी। ये मैंने आपको बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके आने से पहले क्या था। ठीक है। ये सारी कहानी जो है ये पहले की है कि 3 जोन थे पावर के, सबका अलग अलग गवर्नर था, इंडिपेंडेंट काम करते थे और जो गवर्नेंस थी वो डिसेंट्रलाइज थी। बट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है। मतलब क्या है कि जो बंगाल था ना, उसको ऐसा मानो कि उसने हेड बना दिया। मैं समझाने की उससे बता रही हूँ कि जो बंगाल था ना उसको हेड बना दिया। इनको बोला कि तुम भी अब इसके अंडर ही काम करोगे। ठीक है। सो अब क्या हुआ, एक सेंटर हो गया बेसिकली। तो ये फर्स्ट स्टेप था इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का। ठीक है। कि सारी पावर इसको दे दी कि अब ये हेड है, तुम इसके अंडर काम करोगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का इंडिया में। सेकंड क्या था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, बताया मैंने कि तीनों का अलग अलग गवर्नर था। तो जो बंगाल का गवर्नर था ना उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसको पावर दे दी सबसे ज्यादा, तो अब इसका नाम भी बढ़ा दिया, तो गवर्नर जनरल बना दिया इसको बंगाल का। तो ये गवर्नर से क्या बन गया, गवर्नर जनरल। और कौन था उस टाइम पे जब बना ये, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। ये फर्स्ट जो है वो गवर्नर जनरल था, कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। प्लस साथ में 4 मेंबर थे जो कि असिस्ट करेंगे इसको,
बेसिकली एक ये हेड हो गया और इसके साथ 4 मेंबर और थे जो इसको हेल्प करेंगे इसके काम करने में, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करेगी यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सारी पावर बंगाल को दे दी और जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, प्लस उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी बना दिए कि अभी एक मिलके काम करेंगे। थर्ड क्या किया इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया कैलकाटा में, ठीक है, 1774 में, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, तो 4 मेंबर्स थे बेसिकली यहाँ पे, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। फोर्थ और क्या किया, प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब फ्रॉम द नेशन। जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, मतलब कि जो कंपनी के सर्वेंट थे यानी जो काम कर रहे थे कंपनी के, तो उनको क्या बोल दिया कि तुम किसी भी प्राइवेट ट्रेड, यानी ये नहीं है कि तुम कंपनी के लिए आए हो तो सिर्फ इसी के लिए काम करोगे, ये नहीं है कि तुम जाके अलग अपना धंधा चला रहे हो, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते ये लोग अपने आप, ठीक है। जो इनको काम दिया है कंपनी ने सिर्फ वही ये करेंगे, एक ही। और ना ही जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनसे ब्राइब्स ले सकते हैं, रिश्वत भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इनके लिए रूल बनाया। फिर क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर अपना जो रूल है वो स्ट्रोंग करना चाहती थी, ठीक है, कि हमारी जो पकड़ है उन पे मजबूत हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मतलब एक, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, ये रिपोर्ट देंगे किसको, किस किस मैटर पे, रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया में हो रहे हैं उनके ऊपर रिपोर्ट देंगे ये, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए यहाँ पे अपना जो पावर है उसको और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए। तो ये था आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो मैं इसको एक बार शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ। तो पहले क्या होता था, 3 जोन्स थे, ठीक है, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, सब अपना अलग अलग आराम से काम कर रहे थे। बट इस एक्ट के आते ही क्या चेंज हुआ कि जो बंगाल वाला था ना उसको ज्यादा पावर दे दी, ठीक है। उसको बोला कि अब से तू हेड है और बाकी सब तेरे अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया, प्लस साथ में उसको काम करने के लिए और कौन दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर्स की जो कि उसको हेल्प करेंगी बेसिकली। और एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया, ठीक है। और जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको बोला कि तुम किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते और ना ही तुम नेटिव से ब्राइब ले सकते हो, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी एक टीम बना दी, ठीक है, जो कि रिपोर्ट देगी रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्या होता है कि जो हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसमें कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है, कुछ कमियां रह गई थी। तो इसीलिए उसको अमेंड किया गया, यानी उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो उसके लिए आया हमारे पास अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किए गए, कुछ चेंजेस करे, ठीक है, जो कि उसकी कुछ कमियां रह गई थी। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कमी रह क्या गई थी तभी तो चेंज करे होंगे। तो पहले ये देख लो कि जो ये अमेंडिंग एक्ट है ना, ये जितने भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उनको सही करने के लिए आया। इसको इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या डिफेक्ट्स रह गए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। तो सबसे पहला तो ये है कि कोई भी क्लैरिटी नहीं दी थी इन केस ऑफ अगर मान लो काउंसिल एंड कोर्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों में, तो ये कोई भी क्लैरिटी उसमें नहीं दी गई थी कि किसके डिसीजन को फाइनल माना जाएगा, ठीक है, यानी किसका डिसीजन माना जाएगा अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा, जो इंडियन लॉज हैं और जो ब्रिटिश लॉज हैं दोनों में से किसको अप्लाई करें, ठीक है। थर्ड, जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी
उनकी पावर सेट नहीं की गई थी कि उनकी पावर कहाँ तक है, ठीक है, कोई लिमिटेशन मतलब कोई सेट नहीं की गई थी ढंग से। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था या जो बॉम्बे, किसकी बात मानी जाएगी, ठीक है, दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी ये भी नहीं बताया गया था। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे इसमें। अब इनको सही करने के लिए आया कौन, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो अब हम देखेंगे कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने क्या कहा। सो फर्स्ट यह कहता है कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, और जो उसकी काउंसिल है, ठीक है, जब भी वो कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कहता है ये। सिमिलरली जो रिवेन्यू मैटर्स है ना, रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम है सारे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का उनपे कोई हक नहीं है, ठीक है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो उसको जो रिवेन्यू मैटर्स हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया बेसिकली, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि अगर मान लो किसी एक अथॉरिटी को हम सारी पावर दे दें कि ये भी तेरा, ये भी तेरा, सब कुछ तेरा, तो फिर वो क्या होगा, उसमें ज्यादा ही घमंड आ जाएगा ना। और फिर वो कभी भी ये बोल दे कि जाओ मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, सब कुछ तो मेरे हाथ में है, अब मैं ही राजा हूँ यहाँ का। तो इसीलिए ही उससे कुछ पावर छीन ली जाती है और सबको पावर बांटी जाती है, ताकि कोई एक ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वॉज हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। सो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो किस पे होगा, मतलब किस पे उसका हक है, इनहेबिटेंट्स जो थे कैलकाटा के उन पे, ठीक है, इनसे रिलेटेड काम ये करेगा। और जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, यानी एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, और प्रोविंशियल कोर्ट जो होते हैं उनमें जो भी अपील्स आएंगी, जो भी कामकाज होंगे इससे रिलेटेड, वो सारे कौन देखेगा, गवर्नर जनरल देखेगा, ठीक है, गवर्नर जनरल देखेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है विल फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स वगैरह जो हैं सारे, उनमें जो भी अपील आएंगी वो सारी कौन देखेगा, गवर्नर जनरल, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो जब यही देख रहा है तो इनसे रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशन भी कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बनाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ अमेंडिंग एक्ट में जो भी चेंजेस हुए वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताए, ठीक है। तो इनको एक बार समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली पावर बताई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है वो अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो वो उनपे कोई भी एक्शन नहीं ले सकता या उनको कोई भी जवाब देने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर प्राइवेट अपना काम कर रहे हैं कुछ, तो उसमें वो दखल अंदाजी कर सकता है। दूसरा, रिवेन्यू वाला काम अलग कर दिया, ठीक है। और थर्ड क्या है कि जो इनहैबिटेंट्स हैं कैलकाटा के, उन पे उसका जुरिडिक्शन होगा। और जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स में अपील आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, वो कौन देखेगा, प्रोविंशियल कोर्ट देखेंगे, सॉरी गवर्नर जनरल देखेगा। और जो गवर्नर जनरल है वो ही रूल रेगुलेशंस बनाएगा सारी प्रोविंशियल कोर्ट्स से रिलेटेड और काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या कहता है, तो छोटा सा ही है ये। देखो इसने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया किस किस के बीच में, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के। यानी इसने ये बताया कि जो कंपनी है उसके कॉमर्शियल फंक्शंस कौन देखेगा और पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देखेगा। तो जो हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, है ना, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो तो कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसने एक नई यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया बनाया, तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डबल गवर्नमेंट सिस्टम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दो आगे ना, तो इसलिए इसको हम डबल गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड क्या कहता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है
ये सुपरवाइज करेगा एंड डायरेक्ट करेगा किसको, सभी सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑपरेशंस को, रिवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो ब्रिटिश पोसेशन क्या होता है, ब्रिटिश पोसेशन तो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में है वो अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोसेशन कहलाएगी, ठीक है, मतलब पोसेशन है, ठीक है। तो रिवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, तो उससे रिलेटेड जो रिवेन्यू वाला सारा काम है वो भी अब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब यहाँ पे डबल गवर्नमेंट सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनाए गए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बनाए गए हैं। तो इसको फटाफट समराइज कर देते हैं। वही है कि इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। कॉमर्शियल फंक्शन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया। और फिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये सारे सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू जो ऑपरेशंस है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के उनको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। सो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये दो रीजंस की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो है ब्रिटिश पोजेशन, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया में उनको ब्रिटिश पोजेशन बोला गया। सेकंड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अब डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया इंडिया के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और जो कंपनी थी अब यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट हो गई गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसीलिए ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सोल्व नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं एक्ट ऑफ 1786 को एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये छोटा सा है, ये भी देख लेते हैं। तो एक्ट ऑफ 1786 क्या कहता है, 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया, ठीक है। और इसने बोला कि मैं तभी बनूंगा, मेरी दो डिमांड मानी जाएगी, ठीक है, तभी बनूंगा। तो इसने दो डिमांड क्या क्या रखी। पहला तो इसने रखा कि कुछ कुछ स्पेशल केसेस में जो मेरी काउंसिल है मैं उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकता हूँ, मतलब उनकी बात को नीचे दबा देना और अपनी बात ऊपर रख लेना, ठीक है। तो मैं उनकी डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता हूँ कुछ स्पेशल केसेस में। अब ये क्या स्पेशल केसेस थे वही जाने। दूसरा, जो ये गवर्नर जनरल तो ये है ही बंगाल का, साथ साथ इसने बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाओ। तो ये दो डिमांड इसने रखी थी, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786 इसको बोला गया। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773 का, ठीक है। उसके बाद 20 इयर्स बाद दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है, वो कौन सा है, 1793। ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और ये जो सारे आए बीच में, ये अमेंडिंग एक्ट आया, ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट आया और एक्ट ऑफ 1786 आई, ये छोटे छोटे बीच में ऐसे ही आते रहे, ठीक है। बट जो मेन रेगुलेटिंग एक्ट है वो हमने फर्स्ट पढ़ लिया 1773 का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो 20 इयर्स बाद आया, वो कौन सा है, 1793। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने जितना हो सका इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।